हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 8। इसके रिमेनिंग पॉइंट्स को प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सो आज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके रिगार्डिंग उसको हम लोग जानने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनी ऑफिसर्स बिकेम नवाब्स। नवाब्स का मतलब नवाब की बात कर रहे हैं। नवाब मतलब रिप्रेजेंटेटर। जैसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, यानी कि बंगाल का रिप्रेजेंटेटर कौन था, राजा कौन था। कंपनी ऑफिशियल जो कि 1600 से लेकर के 1757 तक कोई वॉर नहीं करते हैं, वो एक तरह से ट्रेडर्स के रूप में रहते हैं। लेकिन आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी के बैटल के बाद वो उनके पास क्या होता है, बहुत सारे आउटकम्स आ जाते हैं, बहुत सारे उनके पास सपोर्ट में फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में जब वो साइन करते हैं तो उनके पास दीवानी राइट आ जाते हैं। दीवानी राइट का मतलब टैक्स कलेक्शन करने का पावर। ऊपर से मुगल एम्पायर लोग उनको कोलकाता वाले रीजन्स में टैक्स कलेक्ट करने का पावर दे दिए थे। तो कैसे एक ट्रेडर जो है वो नवाब बना, रिप्रेजेंटेटर बना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे फीचर्स जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने बैटल जीता और बैटल जीतने के बाद वो क्या बन गए, बैटल जीतने के बाद वो नवाब बन गए, जिनके पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स थे, जिनके पास बहुत सारे ऐसे सपोर्टिव फीचर्स थे। ठीक है। कंपनी रूल एक्सपेंस ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 टू 1857। एक चीज हम लोग और भी जानते हैं, बार बार डिस्कस भी किए हुए हैं कि 1600 से लेकर के 1757 तक ब्रिटिशर्स कोई वॉर नहीं करते हैं। लेकिन 1757 से लेकर के 1857 तक इंडिया पे जो कंट्रोल करता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं। कंट्रोल कौन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। वही कंपनी थी जो मोनोपोली राइट लेकर के आई हुई थी इंडिया में, कि इंडिया के साथ अगर कोई ट्रेड करेगा तो इकलौती वो कंपनी रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करेगी। इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं करेगा इंग्लैंड की कंपनी। सो 1757 से 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही पावर रहता है। सारा चीज रूल कौन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके बिहाफ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ। 1857 में क्या होता है, तो 1857 में ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद लगता है ब्रिटिशर्स का कि उनका कंट्रोल इंडिया से हट जाएगा। सो वहां पे कौन रूल करना स्टार्ट कर देता है, 1857 में वहां से डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। सब्सिडरी अलायंस। अब यहां देखिए बहुत सारे ऐसा मेथड्स उन्होंने यूज किया, उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स ने यूज किया। उनमें से एक था सब्सिडरी अलायंस। इस सब्सिडरी अलायंस क्या था, बार बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सब्सिडरी अलायंस को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो रिचर्ड वेल्सली, जिसको लॉर्ड वेल्सली भी बोला जाता है। एक इसके क्या फीचर्स थे, सब्सिडरी अलायंस किसको कहा जाता है, तो सर सब्सिडरी अलायंस का मतलब है कि कोई भी राजा जो इंडियन है अपने पास इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकता। उनको हर कंडीशन में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट आर्मी आप नहीं रख सकते हैं, सब्सिडरी अलायंस का एक मेन फीचर था। But Indian rulers were not allowed to have their armed forces. अपने पास इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस नहीं रख सकते हो। और अगर सब्सिडरी अलायंस आप ब्रिटिशर्स के साथ साइन किए हो, तो ब्रिटिशर्स की किसी से भी लड़ाई होती है, किसी से भी वॉर होता है, तो उस सिचुएशन में आपको अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में। दूसरी बात की ब्रिटिशर्स किसी पे अटैक करने जा रहे हैं तो ब्रिटिश आर्मी का आपको पूरी तरह से मदद करना पड़ेगा। एक कुछ स्पेशल फीचर रहता है इस चीज के, सब्सिडरी अलायंस के। और सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिशर्स जो है काफी ज्यादा अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस का जो जिसने इंट्रोड्यूस किया था रिचर्ड वेल्सली ने, वो 1798 से 1805 तक रूल किया था। इसका सबसे बड़ा आउटकम जो है बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम था। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम जिसमें टीपू सुल्तान हार जाता है और पूरी तरह से साउदर्न इंडिया पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो जाता है। क्यों, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में इसने आसपास के राज्यों की फोर्सेस को भी यूज किया था अगेंस्ट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में जो मैसूर का रूलर था, श्रीरंगपट्टनम उसकी कैपिटल थे, उसके अगेंस्ट में इसने सारे उसके पड़ोसी नेबरिंग स्टेट के आर्मी को यूज किया था, जिसके चलते टीपू सुल्तान को हारना पड़ता। क्रेडिट किसको जाता है ब्रिटिशर्स को जिताने में, रिचर्ड वेल्सली को। क्यों, क्योंकि उसने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। टीपू सुल्तान जिसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, टीपू सुल्तान और इसके साथ इसके फादर हैदर अली ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव दोनों थे। हैदर अली टीपू सुल्तान के कंपेयर में ज्यादा डिप्लोमेटिक था। हैदर अली जब मैसूर का रूलर था उस टाइम उसने अपने नेबरिंग स्टेट की जो राजा थे उनके साथ डिप्लोमेटिक अलायंस बनाकर रखा था।
यानी कि वो उनके अगेंस्ट में फाइट नहीं कर सकते थे। लेकिन टीपू सुल्तान की यही गलती थी कि वो एक बोल्ड रिफॉर्मर था, मतलब आप साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, वो वाली सिचुएशन थी जिसके चलते उसको हारना पड़ता। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर मतलब मैसूर के रूलर और अंग्रेजों के बीच में कितने लड़ाइयां हुई और कितनी लड़ाइयों में कौन जीता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था 1767 से 69 के बीच में हुआ था, और इस टाइम मैसूर का रिप्रेजेंटेटिव जो था वो हैदर अली था। ठीक है। सेकंड जो था एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में हुआ था, और इस टाइम भी रिप्रेजेंटेटिव हैदर अली था। 1790 से 92 के बीच में किसके बीच में, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, और इस टाइम रिप्रेजेंटेटिव टीपू सुल्तान था। और लास्ट जो बैटल था, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1799 में हुआ था, और इस टाइम टीपू सुल्तान हार जाता है, और उसके जो किंगडम थी उस पर ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल कर ली जाती है। वॉर विथ मराठा, जैसे ये आपको डेट ईयर याद रखना पड़ेगा, इससे कंटिन्यू एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप 3 मार्क्स में भी इसको लिख सकते हैं कि हाउ मेनी बैटल्स फाउट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मैसूर रूलर। तो आप इस ईयर को लिख सकते हो, और जो अभी मैंने बोला है कि कौन किस टाइम रिप्रेजेंटेटिव था, आप उसको भी इंक्लूड कर दोगे। वॉर विथ मराठा, मराठा और ब्रिटिशर्स के साथ कितनी लड़ाइयां हुई, बोला कि फर्स्ट वॉर इसलिए मराठा और ब्रिटिशर्स के साथ 3 लड़ाइयां हुई, जिसमें से फर्स्ट वॉर ऑफ मराठा, एंग्लो मराठा वॉर जो है, एंग्लो मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच में, वो 1792 में हुआ था। ठीक है। और 1792 में, और इस टाइम में इस बैटल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आउटकम्स था, इस बैटल के बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। सालबाई ग्वालियर के पास में एक जगह है, और जहां पर ट्रीटी हुई थी, और जिसके थ्रू आगे एक डिसीजन लिया गया कि अंग्रेज और मराठाओं के बीच में कोई वॉर नहीं होगा, लेकिन ये ट्रीटी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है 1803 से 1805 के बीच में, और थर्ड मराठा वॉर जो था 1817 से 19 के बीच में, और इस तरह से मराठाओं के पावर को पूरी तरह से क्रस्ट कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और पेशवा को रिप्रेजेंटेटिव से हटा दिया जाता है, उसको पेंशन देकर के बिठूर भेज दिया जाता है कानपुर के पास में। यानी कि 3 एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। आपको ईयर याद रखना पड़ेगा। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी मतलब सुप्रीमेसी का क्लेम किया जा रहा था, किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स के द्वारा ये बोला जा रहा था कि मैं ही यहाँ पे क्या हूँ, सबसे सुप्रीम हूँ, मैं ही हेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब यहाँ पे बोला द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग था और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग था, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था 1773 से 1785 तक रूल किया था, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था 1813 से 23 के बीच में रूल किया था, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। कंपनी क्लेम दैट इट्स ऑथोरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, कि कंपनी की ऑथोरिटी ही सबसे सुप्रीम होगी, ऐसा कंपनी क्लेम करती थी। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या था, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन रूलर्स जिसका अपना कोई बेटा ना हो तो एडॉप्ट नहीं कर सकते हो, अपना कोई बेटा नहीं हो किसी भी रूलर का, तो उस राज्य को फोर्सफुली ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिला लिया जाता था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। ठीक है, हड़प नीति। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। और लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक गवर्नर जनरल था, 1848 से 1856 तक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसके अकॉर्डिंग किसी राजा के पास अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो तो उसको राज्य को फोर्सफुली मिला लिया जाता था अपने राज्य के साथ, अपने राज्य मतलब ब्रिटिशर्स के साथ। अब बोले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग कितने राज्यों को फोर्सफुली मिलाया गया था, उसमें से 17 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। ये 5 राज्य थे मेन जिनको फोर्सफुली मिलाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है झांसी की रिप्रेजेंटेटिव रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिशर्स के बीच में, क्योंकि वो नहीं देना चाहती थी अपने राज्य को। इतने आसानी से एक वुमेन होकर के भी इतने आसानी से उन्होंने सरेंडर नहीं किया ब्रिटिश के सामने। उनकी वीर गाथाएं हम लोग अलग अलग बुक्स में पढ़ते हैं। बोला कि सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था। कब से कब तक, 1773 से 1785 तक।
इसके अकॉर्डिंग क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को सेटअप किया था, इसके अकॉर्डिंग क्या था सर, इसने डिफरेंट टाइप्स के क्रिमिनल कोड को प्रोड्यूस, जैसे क्रिमिनल कोड जिसको हम फौजदारी कोड है, कोर्ट में दो टाइप कर दिया, जो क्रिमिनल से रिलेटेड कोड था जिसको फौजदारी कोड कहा जाता था उसमें, और सिविल कोड मतलब जो दीवानी यानी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उसको सिविल कोड में वो खत्म करते थे, यानी कि कोर्ट को जो जस्टिस सिस्टम था उसको दो पार्ट में कर दिया। इसके अलावा जो मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव मौलवी होते थे और हिंदू लोगों के जो प्रीस्ट होते थे, पंडित लोग, उनको भी इंटरफेयर करने का मौका दिया गया ताकि आप दोनों कम्युनिटी के जो रिलीजन है उसको प्रभावित न कर सके। द कंपनी आर्मी, यहाँ पे देखिए कंपनी की आर्मी की बात करें तो कंपनी आर्मी क्या थी सर, कंपनी आर्मी में 100 अगर टोटल नंबर ऑफ क्या थे सोल्जर थे तो उसमें 70-30 का रेशियो चलता था, 70 इंडियन सोल्जर 30 ब्रिटिश सोल्जर। सेकंड पॉइंट सर, जो मेन बैटल होते थे जहां पे मरने वाली बात होती थी तो इंडियन सोल्जर को भेज दिया जाता था, जबकि प्रेफरेंसेस फैसिलिटी जो है वो ब्रिटिश सोल्जर को दिया जाता था। तो एक तरह से डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया, अब विश्वास जो है इंडियन सोल्जर के बीच में कि हर जगह पे हम लोग आगे रहते हैं ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन वो हम लोग को फैसिलिटी नहीं देते हैं। जो आपके टॉप मोस्ट उस टाइम के ऑफिसर्स होते थे ब्रिटिश आर्मी के, वो इनको एक तरह से निगलेक्ट करते थे, हर जगह इनकी बेइज्जती करते थे, जिसके चलते इन लोगों में और भी ज्यादा डिस्ट्रस्ट डेवलप हो रहा था। सेकंड पॉइंट, कुछ ऐसे भी मेजर रीजन थे कि इंडियन सोल्जर को बाहर भेजा जाता था, जैसे बर्मा या अलग अलग कंट्री में जो सी से होकर के जाना पड़ता था, और एक र्यूमर्स था उस टाइम, स्टीरियोटाइप थिंकिंग थी कि अगर आप सी क्रॉस कीजिएगा तो आपका रिलीजन खत्म हो जाएगा। बहुत सारे सोल्जर्स ने सीधे रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं जा रहे फॉरेन कंट्री में फाइट करने ड्यू टू हेल्प ऑफ सी रूट। एक कुछ रीजंस थे, उसमें कैवलरी भी थी, इन्फेंट्री भी थी और वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। ब्रिटिशर्स जो भी ब्रिटिशर्स आर्मी में इंडियन सोल्जर भी होते थे उनको ब्रिटिश मेथड्स के थ्रू ट्रेनिंग दिया जाता था। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स डेवलप कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक इंडिया पे रूल कर सके। इस तरह से चैप्टर आपका खत्म होता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी हम लोग इग्नाइट वर्ड्स में स्पेशली इंग्लिश वाला वर्क कर रहे हैं, इंग्लिश का चैप्टर वाइज समरी क्वेश्चन आंसर, तो आप वहां पे जाकर के जुड़िए और वहां से इंग्लिश को और भी ज्यादा बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। एसएसटी के रिगार्डिंग कोई डाउट रहे या कोई भी चैप्टर्स का नोट्स चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो हमारे ऐप पे अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी डिफरेंट टाइप के इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसके साथ साथ हम लोग इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, ट्विटर पे अवेलेबल है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जुड़िए और अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा बेहतरीन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।